नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है दिन भर के 5 बड़ी खबरों का, तो चलिए शुरुआत करते बड़ी खबरों के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एफएमडीए की बैठक पर कहा बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई और उनमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनमें कैसे और सुधार किया जाए इस पर भी चर्चा हुई। हमने भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए। हमारा लक्ष्य है कि फरीदाबाद को एक आधुनिक, स्वच्छ, सुगम और हरित शहर बनाया जाए। 25 करोड़ रुपए बजट पास किया गया और उसमें इस बजट के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, चाहे सीवरेज की बात हो, सीवरेज के साथ साथ ड्रेनेज की सफाई की बात हो, ड्रेनेज के साथ साथ पेयजल की बात हो, सड़कों की बात हो और चाहे हमारी ग्रीन बेल्ट की बात हो, इन सब को लेकर के चर्चा की गई है। रेन्यूअल से जो पानी आता है उसको लेकर के चर्चा की गई है कि पीने के पानी की कोई दिक्कत समस्या ना हो, पहले ही हम उस पूर्ति को पूरा कर लें। स्वच्छता को लेकर के उसके अंदर बात हुई है, बहुत सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है और उनमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके अंदर सुधार किया जाए, इसके ऊपर भी चर्चा हुई है। और सीवरेज और जल प्रबंधन को लेकर के जो हमारे एसटीपी बनेंगे और उसके अंदर बहुत सारा पानी हम यूज भी उसके अंदर कर सके, उसको लेकर के भी 85 करोड़ रुपए की लागत से प्रतापगढ़ जो 90 MLD का है, मिर्जापुर में 70 MLD का है और बादशाहपुर के अंदर 45 MLD के 3 मौजूदा एसटीपी को आधुनिक तकनीक के साथ साथ अपग्रेड किया जाएगा। ये भी इसके अंदर आज फैसला किया गया है, जिससे कि जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिले, क्योंकि जो हम रीयूज कर सकते हैं उसको हम एग्रीकल्चर के अंदर रीयूज कर सकते हैं, उसको लेकर के भी इसमें चर्चा की गई। और इसी प्रकार सूरजकुंड में भी 20 MLD क्षमता के नए एसटीपी को आज मंजूरी दी गई है और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कई हमने विषयों के ऊपर आवश्यक कदम भी, महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। और इसी प्रकार जो पेयजल है उसकी गुणवत्ता के सुधार के लिए भी हमने 21 करोड़ 24 लाख स्वीकृति दी है। हमने आर्सेनिक और मैग्नीज जैसे हानिकारक जो विषय हैं उनको लेकर के भी सुरक्षित पेयजल, उसमें स्वच्छ और नागरिकों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाए, उसको लेकर के भी हमने इसके अंदर चर्चा की है। और इसी के साथ हमने जो बल्लभगढ़ की समस्या थी, बल्लभगढ़ की समस्या के समाधान के लिए 98 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत से मास्टर स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट को भी एक मंजूरी हमने आज इसमें दी है। और इसके तहत खबर असम से, जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, मैं आजकल देख रहा हूं कि कुछ पार्टी टाइम नेता आए हैं, अभी चुनाव आया है तो घूम रहे हैं। भाजपा के नेता और नेतृत्वकर्ता फुल टाइम काम करते हैं, हर समय क्षेत्र की जनता के लिए प्रतिबद्ध होकर काम करते हैं। 2047 में कैसे विकसित असम बने उस दिशा में आगे बढ़ाने वाली सरकार आप बनाने जा रहे हैं। लोगों को दिया गया ये परिवर्तन है जो आपकी सरकार को आपके आशीर्वाद से करने का मौका मिला। मैं आजकल देख रहा हूं कुछ पार्ट टाइम पॉलिटिशियन आए हैं, चुनाव आया है तो घूम रहे हैं, लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा का नेता और भाजपा का नेतृत्वकर्ता 24/7 काम करता है, फुल टाइम पॉलिटिशियन है और हर समय अपने क्षेत्र की जनता के प्रति कमिटेड होकर काम करता है। ये अंतर है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का और पहले की सरकारों का। मित्रों, मैं आज यहाँ पर आपसे आग्रह करने आया हूं, आप केवल आने वाले समय में एक नई, एक अच्छी सरकार नहीं चुनने जा रहे हैं, आप फिर से भाजपा की सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं, केवल आप वैसी सरकार बनाने जा रहे हैं जो आने वाले समय में 2047 में कैसे विकसित असम बने उस दिशा में आगे बढ़ने वाली सरकार बनाने जा रहे हैं। आपका एक एक वोट कीमती है,
और बड़ी संख्या में आज जो हमारी माता बहनें यहाँ उपस्थित हुई हैं, मेरे युवा साथी आए हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि 9 अप्रैल को एक एक घर से निकलकर एक एक मतदान का प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक मत नरेंद्र मोदी को ताकत देने वाला है, हेमंत विश्व शर्मा को ताकत देने वाला है, अपना मित्र विजय मलाकार को ताकत देने वाला है। तो आइए अपने असम को एक मजबूत असम, एक सशक्त असम, एक विरासत के साथ विकास युक्त असम बनाने का हम संकल्प लें। साथ ही साथ मित्रों, बराक वैली के इलाके में आया, मुझे मालूम हुआ था पहले कितनी घटनाएं घटती थी माता बहनों के साथ। पहले किडनैपिंग से लेकर तरह तरह के अपराध के केंद्र बना हुआ था, पर आज आपकी सरकार है, किसी अपराधी में इतना हिम्मत नहीं कि असम की जनता को परेशान कर सके, क्योंकि उसका मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा बैठा है, जो एक एक व्यक्ति के साथ मामा के रूप में जुड़ा है, भाई के रूप में जुड़ा है, और यही जुड़ाव भाजपा का परिवार का बोध दिखाता है। अभी नरेंद्र मोदी जी आए थे, असम के चाय के बगान में लोगों से, माता बहनों से मिले, जिस भाव से मिले लगा कि कोई परिवार का व्यक्ति अपने परिवार के बीच में आया है। और ये जो बहुरूपिया आते हैं उनको पता नहीं चलता कि ये असम का गमछा कैसे सम्मान का प्रतीक होता है, उनके लिए तो ये केवल एक कपड़ा। यही अंतर है भाजपा। खबर प्रयागराज से, जहां उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, कार्यकर्ताओं से मिलना हमारी प्राथमिकता रहती है। 2027 में प्रयागराज में 12 विधानसभा सीटें, जो सीटें हम पिछली बार हारे थे, इस बार वहां भी कमल खिला। इसका प्रयास है। अखिलेश यादव दावे 2014 से कर रहे हैं, लेकिन जनता उनके दावों की हवा निकाल देती है। महिला सम्मान, विकास का ध्यान रखना हमारी प्राथमिकता है। कार्यकर्ताओं के साथ जब प्रयागराज आएंगे तो मिलना, जनता की जो समस्या है उनको सुनना और जो समस्या है उनका समाधान कराना, यह हम लोगों की प्राथमिकता रहती है। उसी प्राथमिकता में से कार्यकर्ताओं से भेंट भी किए हैं, जनता की समस्याएं भी सुने हैं, समाधान के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए। 2027 में प्रयागराज में 12 विधानसभा सीटें हैं, और जो हम सीटें पिछली बार लूज कर गए थे, इस बार वहाँ पर भी कमल खिले, वहाँ भी भाजपा जीते, एनडीए जीते, इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। चूँकि 12 सीटों में से 8 हमारे पास है, 4 विपक्षियों के पास है, और अगली बार 12 की 12 सीटें भाजपा और एनडीए के पास रहे, इसका प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश यादव तमाम दावे कर रहे हैं, उनका कहना है कि 27 में हम बदल देंगे। तो दावे 2014 से कर रहे हैं, लेकिन उनके दावे की जनता हवा निकाल देती है, और 27 में इतनी ज़्यादा हवा निकल जाएगी कि फिर आगे दावा करना शायद बंद कर देंगे। अखिलेश यादव का कहना है कि भाजपा में नारी सम्मान का अध्याय लिखा ही नहीं गया है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी अगर इस प्रकार की बातें ना करें तो उनके लिए अच्छा रहेगा। मैंने कल भी कहा था, महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सम्मान, उनके सुरक्षा, उनके विकास का सब प्रकार से ध्यान रखा जाना, यह हमारी सरकार की भी और हमारी पार्टी की भी प्राथमिकता है। ये कहा जा रहा है कि बंगाल में सर जो हालात हैं वो एक तरीके से बहुत खराब होते जा रहे हैं। देखिए, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, एक ऐसी लोकतंत्र विरोधी सरकार, अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार, घुसपैठियों को वोटर बनाने वाली सरकार जो टीएमसी की पश्चिम बंगाल में है, उसको पश्चिम बंगाल की जनता भी उखाड़ करके फेंक देना चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से लगी है, और हमें पूरी उम्मीद है इस बार पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार जरूर बनेगी। ममता बनर्जी ने अपने महिलाओं से ये कहा कि वो झाड़ू बर्तन लेके निकले, लेकिन अब वो अपने बयान से पलटती नजर आ रही है। किस तरह से ऐसे? देखिए, ममता दीदी इस समय बौखलाहट में है, जैसे देश में श्री राहुल गांधी बौखलाहट में है सत्ता के बिना, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी हैं सत्ता के बिना व्याकुल हैं, वैसे जिनकी सत्ता जा रही है, जो सत्ता की मलाई खा करके और पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर दिया, आज पश्चिम बंगाल से बहुत विकास में आगे श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार कर चुका है, जबकि पश्चिम बंगाल की तुलना महाराष्ट्र से की जाती। मैनपुरी में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया नहीं, बल्कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की नीति लागू है, जो विकास और रोजगार को बढ़ावा दे रही। मंत्री ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सपा दलित समाज को भ्रमित कर सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता अब सच्चाई समझ चुकी है। वो कालावधि देखेंगे, कांग्रेस में रही,
जमाने में सबसे ज्यादा घुसपैठियों की तादाद। ये सही है कि कुछ समय पर ये बिल्कुल घुसपैठियों की संख्या इसी काल में सर्वाधिक आई और यहीं की होकर रह गई। जिस समस्या को आज तक पूरे देश के नेता रखना है, इंटरनल मैटर है। लेकिन यह सही है कि अब आम पार्टी कहीं न कहीं आंतरिक हम लोग गोंडा में पल्लवी पटेल की हुंकार ने सियासी माहौल को गरमा दिया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने योगी आदित्यनाथ की सरकार पर जमकर निशाना साधा। पल्लवी पटेल ने कहा कि प्रदेश में जनता के मुद्दों को नजरअंदाज किया जा रहा है और सरकार सिर्फ दावे करने में लगी। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि आम आदमी परेशान है, लेकिन सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है। अपना दल के तत्वाधान में यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026, जिसको सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें रोक लगा दी गई है, उसको तुरंत अविलंब लागू किया जाए। इस बाबत अपना दल के नेतृत्व में हर मंडल में मंडलीय समता सम्मेलन का आयोजन किया गया है और जिसका उद्देश्य है कि जिस समाज के लिए ये है और जिनके वर्तमान और भविष्य को यूनिवर्सिटीज़ और उच्च शिक्षा संस्थान में जातिगत भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए जो नियम लाया गया है, जिनके लिए है, वो कहीं ना कहीं बड़ा समाज खेत खलियानों में रहता है और इस यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन की उपयोगिता से अभी भी अनभिज्ञ है। ऐसे में ये हमारा दायित्व बनता है कि समाज के बीच में जा कर के इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी सोच क्या है, इसकी क्या धारणा रही है इसके पीछे इस इक्विटी रेगुलेशन को लागू करने की और बनाने की, इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करें और जनता का भी सोच क्या है, मत क्या है, इसको लेकर के आगे बढ़ें। जिस तरीके से सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई, सरकार के वकील हैं, उन्होंने विरोध नहीं किया रोक लगाने का, क्या मंशा समझते हैं आप सरकार की इसके पीछे? 75 साल की आज़ादी में मेरा ये मानना है कि किसी भी केंद्र सरकार के द्वारा ये प्रथम उदाहरण होगा कि इतना लचर विनियम बनाया गया जिसको खुद सरकार का जो पैरोकार था वो उसको स्टैंड नहीं कर पाया सर्वोच्च न्यायालय में। और आज ये बहुत बड़ा बहाना बन गया है इस देश की राजनीति में ये कहते हुए कि अब क्या करना क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर आ गया है। तो हम भी इस देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय पर सवाल नहीं करते। यदि सर्वोच्च न्यायालय ने उस वक्त स्वतः संज्ञान लिया होता जब 13 महीने इस देश का किसान 3 काले कानून वापस लेने के लिए सड़कों पे बैठा रहा, हम सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर सवाल नहीं उठाते। जब दक्षिण से लेके उत्तर तक 10,000 जो मजदूर था वो लाल झंडा ले करके केंद्र की सरकार से मिलने लखनऊ आया था, इस बात को लेकर के कि हमारे भी नियम और हमारे भी अधिकारों कोई सुरक्षा इस देश की सरकार को करना चाहिए। तो इन सब मामलों में तो सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया, लेकिन विशेष रूप से इक्विटी रेगुलेशन में सिर्फ 2 दिन का जो एक तनाव होता है सड़कों पे, सर्वोच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान ले करके पूरी सुनवाई करे बगैर भी, प्रॉपर डिफेंस हुए बगैर भी इस पे एक रोक लगा दी जाती है। तो क्या इसके लिए पल्लवी पटेल आने वाले दिनों में कोई बड़ा आंदोलन करने जा रही हैं? देखिए, लगातार अपना दल कमेरावादी का हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी हमारे शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और उनके दिशा निर्देश पे हम लोग लगातार सड़कों पे भी प्रदर्शन कर रहे हैं और हर मंडल में जाकर के भी इस बात को बड़ी मुखरता से कहने का काम कर रहे हैं। सदन में भी जहां हमारी जितनी संख्या है उस बाबत भी हम इस बात को उठा रहे हैं, क्योंकि इसके जो पीछे मूल धारणा है वो है समानता को बढ़ावा देना। और जिस प्रकार से हर समाज को इसमें कैप्चर करते हुए, इसमें लिखित करते हुए बड़े लोगों को एक ये अधिकार दिया गया है कि आपकी शिक्षा किसी कारणवश ना रुकने जाए, मुझे लगता है कि शिक्षा वह एक शस्त्र होता है जो बदलाव का सबसे महत्वपूर्ण यंत्र और शस्त्र होता है। और फिलहाल दिन भर की 5 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी और अहम खबरों को देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।